बुलेटिन में सबसे पहले आपको बता दें, सोने चांदी की कीमतों में बड़ा कोहराम मच गया है। आज सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 15,000 रुपए तक गिर गया, जबकि चांदी में तो लोअर सर्किट लग गया। सर्किट खुलने के बाद भी चांदी के भाव में गिरावट जारी है। सोने चांदी में क्या हो रहा है, बता रही है मेरी सहयोगी दीपाली राणा। दरअसल सोना और चांदी दोनों ही सबसे पहली चीज़ तो ओवरबॉट जोन में थे। इतना स्ट्रॉन्ग रनअप हमने देखा पिछले एक साल में, तो ये डर ऑलरेडी बना हुआ था कि कभी भी इस तरीके की करेक्शन मार्केट्स में आ चुके हैं। आप देखिए 2025 में सोना लगभग 60-70% चला, चांदी 170-175% दौड़ा। और वो छोड़िए, अगर आप जनवरी की शुरुआत से लेकर अब तक देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30% का रनअप हम गोल्ड में देख चुके थे और 60-70% का रनअप विद इन जनवरी हमने चांदी में देखा था। तो कहीं ना कहीं ये डर ऑलरेडी बना हुआ था, कॉशियसनेस मार्केट में थी कि कब ये करेक्शन आ जाए, क्योंकि इस तरीके का रनअप हमने पिछले 30 सालों में नहीं देखा। 1980s में इस तरीके का मोमेंटम था और तब भी हमने करेक्शंस इसी तरीके की शार्प देखी थी। दूसरी बात, मार्केट कहीं ना कहीं वजह ढूंढ रहा था। वजह कल मिली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जहां उन्होंने इंडिकेट किया कि जेरोम पॉवेल को जो रिप्लेस करेंगे वो केविन वार्श हो सकते हैं। दरअसल जो फेड की चेयरपर्सन है जेरोम पॉवेल, उनका कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है और उनकी जगह केविन वार्श आ सकते हैं एज अ फेड चेयर। अगर वो आते हैं तो वो काफ़ी हॉकिश रहेंगे, ऐसा माना जा रहा है। यानी जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जेरोम पॉवेल की कार्यकाल के दौरान रहा, उससे डिफरेंट उनकी अप्रोच रह सकती है। तो कहीं ना कहीं ये बात पसंद नहीं आई बुलियन मार्केट को। और इनफैक्ट आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे जो कि लगातार गिरावट के दौर से गुजर रहा था, वहां पर एक शार्पली रिबाउंड हमने इन खबरों के बीच में आते हुए देखा। डॉलर इंडेक्स का रिबाउंड, केविन वार्श के सत्ता में आने की खबरें, ये कुछ फैक्टर्स है जिसने कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर हावी किया सोने और चांदी दोनों पर ही। इसके अलावा यूएस में भी जो शटडाउन है उसको लेकर डेवलपमेंट्स क्या होती है उनको भी मार्केट कीनली वॉच करेगा, जिसकी डेडलाइन आज खत्म हो रही है। लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग रनअप के बाद इस तरीके का फॉल ऑलरेडी एंटिसिपेट किया जा रहा था और इसीलिए अब ज़्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यहाँ पर नई पोजीशंस शायद नहीं बनानी चाहिए, उछाल मिले तो एग्जिट लेना चाहिए, कॉशियस यहाँ पर ज़रूर रहना चाहिए। और उसी तरीके की जो वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं आज मार्केट में, ये हो सकता है आने वाले सेशंस में भी हमको देखने को मिले। साथ ही बजट से पहले बाजार में कमजोरी हावी रही है। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में निचले स्तर से थोड़ा सुधार रहा है। कैसे रहा है बाजार में कारोबार, बता रही है कंचन नौटियाल। तो फाइनली इट्स फ्राइडे, आज हम नहीं बोलेंगे बिकॉज अभी एक ट्रेडिंग सेशन जो है और भी बाकी है और वो ट्रेडिंग सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले आज जो हमें बाजार का रुख देखने को मिला है, थोड़ा सा पेन डेफिनेटली दिखाई दिया है। बैंकिंग शेयर्स की बात करी जाए, निफ्टी की बात करी जाए या जितने भी मेजर इंडाइसेस हैं, वहाँ पे एक पेन आता हुआ दिखाई दिया है। अब अगर सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम देखें तो डिफेंस में एक अच्छी तेजी थी बिकॉज बजट आ रहा है, तो उससे पहले एक बज यहाँ पे बना रहता है। ऑटो में एक अच्छा खासा मूवमेंट है बिकॉज जीएसटी को लेके, और साथ ही साथ जो ऑटो सेल्स के आंकड़े हैं वो भी हमें आते हुए दिखाई देंगे। ऑयल एंड गैस में प्रेशर है, आईटी में प्रेशर रहा है। इसके अलावा मेटल सेक्टर आज सबसे ज्यादा पेन में रहा है बिकॉज जितने भी कमोडिटी है हमारे प्रेशर्स मेटल से, वहां पे एक दबाव आता हुआ दिखाई दिया है। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। निफ्टी में नेस्ले इंडिया, टाटा कंज्यूमर, अपोलो हॉस्पिटल, महिंद्रा एंड महिंद्रा में शानदार तेजी रही है। एफएमसीजी पैक भी इनफैक्ट आज काफी सारे नंबर्स भी आए थे, उसके बाद एक बज में बना हुआ था। गिरने वालों में हिंडाल्को, टाटा स्टील, कोल इंडिया और ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड गैस और मेटल सेक्टर के जो स्टॉक्स है आज मंदी दिखा के क्लोज हुए हैं। अब देखिए मेटल शेयर्स की हमने ऑलरेडी बात कर ली है, जिसके बाद हिंदुस्तान जिंक करीब 12% की गिरावट, वेदांता 11%, नाल्को में भी करीबन 10% की गिरावट। यानी कि देखिए कितने लंबे टाइम से एक तेजी आज थमती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर में अच्छा खासा बस था। रेडिको खैतान में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। नेस्ले इंडिया, यूनाइटेड ब्रूअरीज और साथ ही साथ बलरामपुर चीनी भी शानदार तेजी के साथ बंद हुआ है। काफी सारे स्टॉक्स तो न्यूज के चलते भी बज में बने हुए थे और साथ में एफएमसीजी पैक इसलिए भी बना हुआ था, बजट आ रहा है तो उससे पहले एक सेंटिमेंट जो है हमें चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। बजट से पहले बुल्स का जोश ठंडा है। क्या बाजार बजट का इंतजार कर रहा है? बजट के बाद क्या बुल्स बाउंस बैक करेंगे? आज आवाज अड्डा में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। बजट, बुल्स एंड बाजार, तो शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा, सिर्फ आवाज अड्डा में। तो बाजार की नजर आज मेटल शेयरों पर रही है। मेटल्स में आज तेज बिकवाली रही। क्यों टूटे हैं मेटल शेयर, बता रहे हैं यतिन मोता।
सिल्वर जिस तरीके से मूव हो रहा है, जिस तरीके से ओएफएस का टाइमिंग था ना, वो एकदम लग रहा था कि अनिल अग्रवाल साहब ने भांप लिया कि भाई अभी सिल्वर पे ब्रेक लगेगा या किस टाइप का कंसोलिडेशन होगा। ऑब्वियसली अगर उसका नतीजा देखें आप तो चांदी तो इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रॉफिट टेकिंग हो ही रही है। हिंदुस्तान जिंक अब ओएफएस के प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो 2 दिन ओएफएस खुला था, वेडनेसडे थर्सडे ओएफएस सब्सक्राइब हो गया। ऑब्वियसली जो ओवरऑल साइज थी 4,500 करोड़ की फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ ग्रीन शू के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स फीका था और ओएफएस के दाम के नीचे अब स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आपको क्लियरली बता रहा है कि जिस तरीके से चांदी शिखर से 9% 10% फिसली है, इसका नेगेटिव असर हिंदुस्तान जिंक पे हो रहा है। ये भी नहीं, जिंक जो इनका एक कोर एबिटा है जो कमोडिटी से आता है, जिंक के दाम में भी 3-4% की गिरावट है। कॉपर एल्यूमिनियम इंट्राडे 3-4% गिरे हैं और इसी के साथ वेदांता हिंडाल्को जैसे काउंटर्स ऑल टाइम हाई से अब 5-6% नीचे हैं। अगर हम ईयर टू डेट परफॉर्मेंस देखें मेटल इंडेक्स की, तो आज की गिरावट के बाद फिर भी 7% ऊपर इंडेक्स। हिंदुस्तान कॉपर 35% ऊपर है, नाल्को 26% ऊपर है, वेदांता 16% ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि आज के करेक्शन के चलते कोई वाईटीडी गेन्स इवेपोरेट हुए हैं। 10-10, 5-5% स्टॉक नीचे, इनफैक्ट वेदांता 9% नीचे है। तो ऐसा नहीं है कि 9% के बावजूद रिटर्न्स नेगेटिव हुए हैं, अभी भी 16% वो गेन को निकाल दीजिए तो 16% ईयर टू डेट ऊपर है। और अगर आप दूसरे प्रेशियस मेटल्स भी देखें जैसे प्लैटिनम, पैलेडियम, यहाँ 10-10% की गिरावट है। जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, ये सब कमोडिटीज में 3 से 4% की गिरावट आप देख रहे हैं एलएमई पे और यूएस मेटल एक्सचेंजेस पे। तो सोने चांदी की आसमान छूती कीमतों की बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन पिछले 4 महीने में कॉपर की कीमतों में भी 45% की बढ़ोतरी हुई है। इससे आपकी एसी, फ्रिज और पंखे महंगे होने जा रहे हैं। क्या होगा आपकी जेब पर इसका असर? देखिए ये रिपोर्ट। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खबर अच्छी नहीं है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉपर के दामों में आई तेजी के चलते कीमतें बढ़ने वाली हैं। पिछले 4 महीने में कॉपर के दाम करीब 45% बढ़े हैं। दाम 950 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 1400 रुपए हो गए हैं। कॉपर का इस्तेमाल बिजली के तार से लेकर एसी, फ्रिज, पंखे तक सैकड़ों अप्लायंसेस में होता है। इन सभी के दामों में करीब 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कॉपर प्राइसेस बहुत तेज से बढ़ी है, उसके वजह से प्राइस इंक्रीसेस तो ज़रूर आएंगे। पहले तो जनवरी 1 पे ये नई हाई एफिशिएंसी प्रोडक्ट्स के वजह से प्राइसेस 6 से 8% बढ़ेंगे और फिर कॉपर और एल्यूमिनियम के कमोडिटी कॉस्ट इंक्रीज की वजह से 3-4% और भी बढ़ेंगे अप्रैल से। कॉपर की कीमतें बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। पहला, इलेक्ट्रिक कारों में कॉपर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। डेटा सेंटर चलाने के लिए भी कॉपर की मांग में तेजी है। इसके साथ ही चिली और इंडोनेशिया में कॉपर उत्पादन में कमी आई है, इसलिए दामों में तेजी आगे भी देखी जा सकती है। असीम मनचंदा, दिल्ली। चलिए तो बुलेटिन में अब बात करेंगे बजट की। देश भर की नजरें 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट पर टिकी है। रविवार को वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करेंगी। बजट में आर्थिक सर्वे की झलक दिख सकती है। इसके अलावा स्वदेशी और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, बताइए बजट में किन मोर्चों पर खास ऐलान देखने को हमें मिल सकता है? देखिए, मुझे जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक कि इस बार जो बजट पेश हो रहा है रविवार को, उसमें आर्थिक सर्वे की खास झलक आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि वो झलक क्या देखने को मिलेगा वो मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन कोई अगर ये सोच रहे हो कि आर्थिक सर्वे अलग होता है, बजट अलग होता है, तो वो पुराने जमाने की सोच हो गई। क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा होगा कि आर्थिक सर्वे में डीरेगुलेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था, इसकी वकालत की गई थी और पूरे साल भर सरकार डीरेगुलेशन की तरफ कदम उठाती चली गई। तो वैसे ही कई सारे ऐसे सुझाव हैं, सिफारिशें हैं आर्थिक सर्वे में इस बार भी, जिसको बजट में शामिल किया जा सकता है या फिर बजट के बाद वाले दिनों में इस पर अमल में देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात स्वदेशी की जो बात की गई है आर्थिक सर्वे में, वो साफ तौर से कहा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं उससे निपटने का एक ही हथियार है, वह है स्वदेशी। लेकिन यहाँ पे संतुलित तरीका अपनाना होगा। एक मुश्त ब्लैंकेट बैन इंपोर्ट नहीं करना होगा। जहां जहां मजबूत हैं वहां स्वदेशी को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो ऐसे में मजबूत सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, गारमेंट सेक्टर, ऐसे जो सेक्टर हैं जहां भारत के सामानों की
डंका पीटती है दुनिया भर के बाजारों में, तो उन सेक्टर पर आप खास जोर यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण फोकस किया गया आर्थिक सर्वे में वो है कि आपको निजी निवेश बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ पा रहा है। तो निजी निवेश बढ़ाने के लिए आपको बजट में कई सारे ऐलान होते हुए दिख सकते हैं, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की वकालत की गई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ते रहना चाहिए, तो वो भी इस बार बजट में इसका फोकस हो सकता है। ये एक बड़ी बात है। एक और चीज, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पर आर्थिक सर्वे विशेष जोर दिया गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बजट में भी इस तरफ विशेष फोकस होता हुआ आपको दिखे। तो जो आर्थिक सर्वे पेश किया गया उसकी कई झलक आपको बजट में देखने को मिल सकती है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम की अगर बात करें तो उसमें निवेश को आकर्षक बनाने के लिए बजट में ऐलान हो सकता है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक रिटायरमेंट के समय एन्युटी के अलावा दूसरे रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स में भी निवेश करने पर इनकम टैक्स से छूट मिल सकती है। पूरी डिटेल इस पर बता रहे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, नेशनल पेंशन स्कीम को और आकर्षक बनाने और इसके सब्सक्राइबर्स को टैक्स के मोर्चे पर ज्यादा राहत देने के लिए इस बार बजट में बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है। खास तौर से रिटायरमेंट के समय सब्सक्राइबर्स को ज्यादा ब्याज कमाने का मौका मिल सकता है। इस प्रपोजल के तहत जो 40% रिटायरमेंट कॉर्पस का अनिवार्य रूप से एन्युटी में निवेश करने की बाध्यता है उसको हटाया जा सकता है, यानी वो गवर्नमेंट एन्युटी या पीएफआरडीए से मान्यता प्राप्त एन्युटी में निवेश करने के बजाय दूसरे रिटायरमेंट प्रोडक्ट में भी इन्वेस्ट कर सकता है। खासतौर से जो एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है उसमें ज्यादा ब्याज मिलता है। लिहाजा सरकार चाहती है कि ये जो खासतौर से सब्सक्राइबर डिसाइड करे कि उसको किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करे ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा उसको फंड पर ब्याज मिल सके, उसको कमाई का मौका मिल सके। तो लिहाजा जो पीएफआरडीए के तहत ये जो बाध्यता है उस बाध्यता को हटाया जा सकता है, यानी उसको एनपीएस पर पहले की तरह ही 100% इनकम टैक्स से छूट मिलती रहेगी, लेकिन जो एन्युटी में निवेश करने की जो 40% बाध्यता है उसको हटाया जा सकता है। चलिए, तो एनपीएस के साथ साथ डीप टेक स्टार्टअप्स और एआई को भी बढ़ावा देने के लिए बजट में खास ऐलान हो सकता है। इसमें स्टार्टअप की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर कॉर्पोरेटिव्स को शामिल किया जा सकता है। इस खबर पर पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम में इनोवेशन और आरएनडी को बढ़ावा देने के लिए इस बार बजट में खास ऐलान की उम्मीद की जा रही है, जिसमें फंड्स ऑफ फंड्स के तहत एडिशनल एलोकेशन भी शामिल है। सरकार की कोशिश है कि डीप टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए वो स्टार्टअप के परिभाषा यानी डेफिनेशन को एक्सपैंड कर सकती है ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेटिव्स और कंपनियां इसमें इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हिस्सा लें। और खास तौर से जो सरकार की मंशा है उसमें डीप टेक टेक्नोलॉजी के तहत जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है, एरोस्पेस है या फिर डिफेंस है, यहाँ पर स्टार्टअप्स ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन करें, रिसर्च करें, ताकि भारतीय स्टार्टअप्स को ग्लोबल स्केल मिल सके और मार्केट एक्सेसिबिलिटी भी मिल सके। तो इसलिए सरकार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव्स और कंपनियां भी इस सेक्टर में निवेश करें और इनोवेशन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस हो। इसके लिए सरकार फंड्स ऑफ फंड के तहत 10,000 करोड़ रुपए का एडिशनल एलोकेशन भी कर सकती है। कुल मिलाकर स्टार्टअप इकोसिस्टम पर सरकार का फोकस है और सरकार चाहती है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी एक अलग मकाम हासिल करे। दुनिया में सबसे ज्यादा युवा भारत में है। इस बजट से देश के जेन जी की क्या उम्मीदें हैं? कैंपस में जाकर युवाओं से जानने की कोशिश की है संवाददाता केतन जोशी ने। देश का युवा इस बजट से क्या चाहता है, आइए रूबरू करवाते हैं। आप क्या चाहेंगी? मैं ऐसा चाहती हूँ कि गवर्नमेंट की स्कीम्स तो है पर लोगों को उसके बारे में आइडिया नहीं है, तो गवर्नमेंट अवेयर करे उस स्कीम्स के बारे में। हमारे पास नॉलेज है पर रिसोर्सेज नहीं है, तो ज्यादा स्कीम्स जैसे अटल थिंकर लैब्स है वो हमें प्रोवाइड हो ताकि हम फ्यूचर के लिए रेडी हो सके। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें सस्ते लोन्स प्रोवाइड करे, मैक्सिमम 4 to 5% इंटरेस्ट रेट, उससे ज्यादा नहीं। हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को और बढ़ावा दे और डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स को भी और आगे बढ़ाए। कुछ और युवा है उनसे भी बात करते हैं, आप बताइए। सर, मैं यह चाहती हूँ कि आज के जमाने में जो चीज इग्नोर हुई है, जो है स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ, गवर्नमेंट उस पर फोकस करे और आने वाले बजट में उसको कंसिडर करे। सर, मैं ये चाहती हूँ कि आज एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड गवर्नमेंट देखे और हम इंडिपेंडेंट बने और एक अच्छी युवा अभी से ही काम करना सीखे। मैं ये चाहती हूँ कि स्किल्स पे ज्यादा फोकस करे गवर्नमेंट ताकि हम जॉब क्रिएट कर सकें।
सर जैसे कि हम आईटी और सेमीकंडक्टर की गाड़ी हम चूक गए हैं, तो हमें अभी एआई की गाड़ी नहीं चुकनी है, इसलिए हमें अभी एआई में ज्यादा फोकस करना है और वी वांट कि ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले हमको एआई के लिए। बिल्कुल, तो ये जेड है, काफी आकांक्षा, उत्साह और उम्मीदें हैं। अगर सरकार इनकी बातें मानती है तो निश्चित रूप से भारत 2047 का जो सपना है वो अपने समय से पहले ही पूरा कर लेगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो इस बार बजट में आपको क्या मिलेगा? हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के मोर्चे पर क्या उम्मीद करनी चाहिए? ये जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।